आज का चैप्टर भी बेटा, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रकाश वाले, लाइट वाले पिछले पार्ट से काफ़ी संबंधित है। तो अगर आपके कंसेप्ट्स लाइट वाले चैप्टर के क्लियर नहीं हैं तो इस चैप्टर को समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उन कंसेप्ट्स को काफ़ी क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में अच्छी तरह से, एंड देन प्रोसीड टू डू दिस चैप्टर। और जब भी टाइम मिले बेटा, तभी अपने पिछले सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे वाली चीज़ें समझने में मुश्किल आती है। अब इसमें प्रिज्म आपके सामने है, जो प्रिज्म का, क्योंकि उसकी जो सरफेसेस हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं, त्रिकोणाकार की होती हैं, तो उसमें से हमने एक सतह को यहाँ पर ड्रॉ किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे है, जो कि जाकर के इस ग्लास के प्रिज्म से टकराएगी। एंड यू नो कि जब एयर से ग्लास में या कांच में एंटर करेगी लाइट की रे, तो वो अपने पाथ से, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ती है, यानी कि उसका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यू नो इट वेरी वेल, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। तो यहाँ से ये हमारा है 90 का एंगल बनाते हुए इस एज के साथ, दिस इज नॉर्मल और अभिलंब। तो जितना कोण यहाँ पर बन रहा है इसे आई या आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए, उसे अपनाते हुए ये लाइट की रे, प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। यानी कि ये सीधी, अगर यहाँ ग्लास का प्रिज्म ना होता, कोई और मीडियम ना होता, कोई और माध्यम ना होता, तो लाइट की रे इस तरह से चली जाती सीधी, फाइन, इस तरह से सीधी चली जाती। लेकिन क्योंकि बीच में कांच आ गया है, ग्लास की सरफेस आ गई है, मीडियम चेंज हो गया, लाइट की स्पीड बदल गई, तो वो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी मुड़ जाती है। ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी या अपवर्तित हो जाएगी। अब उसके बाद ये ग्लास से फिर से एयर में निकलेगी बाहर, अगेन रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए इसका रास्ता फिर से बदलेगा। एंड दिस इज हाउ, ये पहले यहाँ से ग्लास से टकराई, देन रिफ्रैक्ट, अपवर्तित हुई, और फिर ये बाहर निकल आई ग्लास में होने के बाद, गुजरने के बाद। सो हम इसे बोलते हैं निर्गत किरण या इमर्जेंट रे। हम इसे अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, और बाहर निकल के आई है, ग्लास की सरफेस में घूमकर बाहर आई है। दैट्स वाई हम इसे निकली हुई किरण बोलते हैं। ये प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है, इसे निर्गत किरण या इमर्जेंट रे। एंड ये जो प्रिज्म के दो सरफेसेस के बीच में एंगल होता है, कोण होता है, इसे प्रिज्म एंगल कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और दूसरी बात कि अगर यहाँ ग्लास का प्रिज्म ना होता तो लाइट की रे सीधी चली जाती, लेकिन अब उसका पाथ क्या है, ये वाला। हम इसे भी पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है कि ये निर्गत किरण और ये जो आपतित किरण, अगर ग्लास ना होता तो जो लाइट का रास्ता रहता सीधा, ये जो चीज है इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में, दिस इज कॉल्ड विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि लाइट अपने पाथ से डेविएट करेगी, विचलित हो जाएगी। यही है प्रिज्म का लाइट की रे पर इफेक्ट, कि अगर लाइट के रास्ते में प्रिज्म आ जाए तो इस तरह से उसके रास्ते में बदलाव आ जाता है, अलग सी दिशा में चली जाती है। जिस दिशा में निर्गत आपतित किरण है, जैसा ग्लास लैब में होता था, उसी में ही निर्गत किरण थी, उसी तरफ, उसी दिशा में, लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से हिली थी, विस्थापित हुई थी, जैसा आपने ग्लास लैब में देखा था कांच की पट्टी में। लेकिन यहाँ इसकी दिशा एकदम से विपरीत हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। सेकेंडली, एक्चुअली जब हम प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के अंदर लाइट की रे भेजते हैं, तो यहाँ पर ही उसका जो रिफ्रैक्शन शुरू होता है, अपवर्तन शुरू होता है। तो व्हाइट लाइट अगर भेजी जाती है तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, यही कलर्स बनने लग जाते हैं, ये 7 रे दिखती हैं। एंड जब दूसरी टाइम रिफ्रैक्शन होता है और बाहर निकलती है लाइट की रे, तब तो और क्लियरली विजिबल हमें ये 7 कलर नजर आते हैं इस तरह से। और सबसे ऊपर होता है रेड कलर और सबसे नीचे होता है वॉयलेट कलर। सो अगर हम इसको, सबसे कम उड़ता है रेड कलर, उसके भी रीजन पर अभी हम बात करेंगे। ये जो बैंड मिला 7 कलर्स का जो बैंड है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी हम इसे स्पेक्ट्रम ही लिखते हैं। एंड ये जो 7 कलर्स में स्प्लिट होने का,
सफेद प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की जो प्रक्रिया है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इज नोन एज डिस्पर्शन, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे विक्षेपण। विक्षेपण या डिस्पर्शन, जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और ऐसा सिर्फ प्रिज्म के केस में होता है, जब व्हाइट लाइट, सनलाइट जैसी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करवाई जाती है तो बाहर निकलने पर उस 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। और उस स्पेक्ट्रम में सबसे कम मुड़ता है रेड कलर और सबसे ज्यादा बेंड होता है, सबसे ज्यादा डिविएट होता है वॉयलेट कलर। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड होता है। एंड हम इस तरह से अगर इन कलर्स की सीक्वेंस को लर्न रखना चाहते हैं, सो हमें एक, हमारे पास एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट मीन्स बैंगनी, बैंगन जैसा रंग, इंडिगो मीन्स जामुनी, जामुन जैसा रंग, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ये एक्रोनिम आपको लर्न रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो डिस्पर्शन पर, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पर, कौन से कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हिंदी में आप इनको इनकी ट्रांसलेशन आप जानते ही हैं। सो विबग्योर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वॉयलेट सबसे ज्यादा क्यों डिविएट हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है, और रेड सबसे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रेड की, आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़ा था, ध्वनि पाठ पढ़ा था, जिसमें आपने साउंड की वेव बनाई थी। तो इसी तरह से जो लाइट है ये भी एक वेव है। अब ये 7 कलर्स भी वेव की फॉर्म में ही होते हैं, फाइन। और ये होते हैं हमारे क्रेस्ट। तो 2 क्रेस्ट के बीच में जितनी दूरी है उसे याद होगा आपको, हम उल्टा y करके लिखते हैं, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी को, कौन सी राशि को डिनोट करता है? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। सो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ये दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, मतलब ये कुछ इस तरह से, ऐसे। ये जो डिस्टेंस है 2 क्रेस्ट के बीच में, ये रेड में बहुत ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। और वॉयलेट का अगर देखा जाए तो उसका, ये जो 2 क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, ये वॉयलेट की वेवलेंथ है, हम इसको v डिनोट कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो रेड की वेवलेंथ, रेड का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है बजाय वॉयलेट की वेवलेंथ से। और एक फॉर्मूला होता है कि विचलन कोण, ये जो विचलन कोण है ये ऑपोजिट है, व्युत्क्रम अनुपाती है किसका? तरंग दैर्घ्य का, 1/λ। तरंग दैर्घ्य, जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, उतना ही विचलन कोण कम होगा। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए उसका विचलन कोण कम है, एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इसलिए वो कम मुड़ता है। इस पर भी क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स में या 1 मार्क में भी, कि अगर पूछा जाए कि कौन सा कलर सफेद प्रकाश का ऐसा है, कौन सा कलर व्हाइट लाइट का ऐसा है जो सबसे कम बेंड होता है, सो रेड कलर। एंड व्हाई, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। जितने भी 7 कलर हैं व्हाइट लाइट में, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है वो रेड कलर की है, लाल रंग की है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जितना तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, जितनी वेवलेंथ ज्यादा है, उतना ही विचलन कोण कम होगा। दैट्स व्हाई रेड कलर डिविएट्स लीस्ट, सबसे कम मुड़ता है, फाइन। अब ये जो 7 कलर्स हैं, क्या ये सिर्फ हम इस तरह से एक्सपेरिमेंटली ही लैब्स में ही दिखा सकते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, या कभी आपने नेचुरली भी कोई ऐसा फिनोमिना देखा है जहां पर ये 7 कलर्स नजर आते हो? बहुत आसानी से माइंड में आ गया होगा कि रेनबो बनता है जब इंद्रधनुष बनता है। और इसकी कंडीशन भी यही होती है इंद्रधनुष बनने की, कि जब हेवी रेनफॉल होता है, काफी तेज बारिश होती है, ज्यादा होती है, और उसके बाद सनलाइट, मतलब बारिश खत्म हुए ज्यादा देर ना हुई हो और सन निकल आए, सन की लाइट आने लगे। सो इन दैट सिचुएशन, जितनी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है और जितना ब्राइट सन चमकता है,
उतना ही रेनबो भी क्लियर बनता है। एंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन सिटीज हम ज़्यादातर रेनबो देख नहीं पाते हैं अपने एरियाज में। बट अगर आप किसी इस तरह के हिली एरिया में जाएं और जहाँ पर भी रेन होती रहती है और उसके बाद सन भी इमीडिएटली निकल आता है, सो आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी अ टाइम्स, तो वहाँ बड़े ब्यूटीफुल रेनबोज बनते हैं। सो अब हम रेनबो फॉर्मेशन को इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है, एंड दैट्स टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है। यूजुअली रेनबो फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आता है कि रेनबोज कैसे बनते हैं, और वो बिल्कुल इसी डिस्पर्शन, इसी विक्षेपण वाले टॉपिक ही उसका विक्षेपण ही उसका रीजन है। तो आइए जानते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। सो जब बारिश होती है तो बहुत सारी हवा की बूंदें जो हैं, और बहुत सारी पानी की बूंदें हवा में हमारी हैंग हो जाती हैं, लटक जाती हैं। और जब सन की लाइट आती है, उसके बाद सन, सूर्य का प्रकाश आता है, और सपोज करिए कि सन की लाइट जो है वो इस तरह से बारिश की बूंद के अंदर एंटर कर रही है। आपको पता है एयर मीडियम से वो वाटर मीडियम में जा रही है, मीडियम बदल रहा है, तो उसका अपवर्तन होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। और इन दैट सिचुएशन ये सारी बारिश की बूंदें जो हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। यानी कि अंदर जाते ही जैसे ही ये अपना रास्ता बदलेंगी तो साथ ही साथ ये 7 कलर्स में टूट जाएंगी। सो यहाँ आप इस तरह से थोड़ा सा बैंड दिखाएंगे, फाइन, थोड़ा सा बैंड बनता हुआ दिखाएंगे। अब यहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, और यहाँ अपवर्तन हुआ। उसके बाद जब ये इसके एक सिरे से, बारिश की बूंद के इस प्रिज्म के एक सिरे से टकराएंगी अंदर के, तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परिवर्तन। सो ये इस तरह से यहाँ पर आप जो बैंड अब दिखाएंगे इसे थोड़ा और ब्रॉड कर देंगे, फाइन, ये पूरे अपने साथ वो दिखा देंगे। एंड इसे हम यहाँ पर बोलेंगे आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पर इस छोटे से डायग्राम में ये सारी लेबलिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, रेनबो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें वहां पर चित्र के द्वारा ही इस प्रक्रिया को समझाना है, इस फिनोमिनन को समझाना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे सूर्य दिखा देंगे, यहाँ हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, फाइन, सनलाइट, और फर्स्ट नंबर हम देंगे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन को, सेकंड हमारा आएगा आंतरिक परावर्तन या इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी तो इसका दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और हम इसे फिर से लिखेंगे अपवर्तन, ठीक है। लेकिन ये दूसरी बार का अपवर्तन होगा, तो ये यहाँ से इस तरह से आपके 7 कलर्स का बैंड आप दिखा देंगे। ये जो 7 कलर्स हैं इसमें सबसे कम बेंड करेगा रेड, सो विबग्योर इस तरह से बनेगा, क्योंकि उसमें हमने उल्टा दिखाया था, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर है। सो विबग्योर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लिख देंगे हम इसे यहाँ, और इस पूरे टॉपिक का नाम होगा रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना। आप अब देखिए कि अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, चित्र की सहायता से समझाइए, तो अगर आप ये सिर्फ क्या कहते हैं लेबलिंग ही कर देंगे ना, नामांकित करके चित्र बनाती है, चित्र में तो कुछ नहीं है, मेनली सारा इसका जो वेटेज है वो इसकी लेबलिंग में है। सो यहाँ लेबलिंग करके ही समझा देंगे। यहाँ 3rd नंबर पर आप लिखेंगे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से ये आपका स्पेक्ट्रम, और इसको आप लिख देंगे रेनबो या इंद्रधनुष।
अगर तो लिखा है चित्र बनाकर समझाइए तो फिर आपको नीचे पैराग्राफ देना पड़ेगा या पॉइंट्स में देंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले इसका अपवर्तन हुआ, फिर आंतरिक परावर्तन एंड देन अपवर्तन, और ये 7 रंगों में टूट जाएगी। वो 7 रंग ये हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं, एंड ऑन द होल ये रेनबो बनेगा। अगर आया है सिर्फ कि चित्र बनाइए और इंद्रधनुष कैसे बनता है, सिर्फ चित्र बनाना है, तो आप चाहे तो सिर्फ इतना चित्र बनाया और लेबलिंग कर दी, आप पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंट्स फॉर्म में अलग से नहीं भी लिखेंगे, इवन देन यू विल गेट मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन मुझे फिर से थोड़ा सा मेरे फेस पे स्माइल आ रही है क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नथिंग वी कैन स्किप। हाँ, कोई ये होता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी टॉपिक के आने की, तो ये ज़्यादा प्रोबेबल वाले टॉपिक्स में से एक है कि इस पर भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। फाइन। सो अब आज की जो वर्कशीट है आपकी 59, जिसका लिंक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रकाश का आयताकार स्लैब से, जो कांच की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से हमने किया था। आपको याद होगा हमने लास्ट 2 वीडियोस जो थे, लास्ट 2 वर्कशीट 57 आई थिंक दैट वाज द वर्कशीट नंबर, तो उसमें हमने कांच की पट्टी या आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन देखा था, रिफ्रैक्शन देखा था। उस अपवर्तन से उसमें जो विक्षेपण हुआ था, मतलब लाइट अपने रास्ते से जो हिली थी, और यहाँ जो प्रिज्म में अभी हमने देखा है इस डायग्राम से पहले, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कांच की पट्टी से अपवर्तन हो रहा था, जो निर्गत किरण थी निकल रही थी, जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, उसकी दिशा और आपतित किरण की दिशा एक ही थी। अगर आपतित किरण इंसिडेंट रे इस तरफ से ऊपर से नीचे जा रही है तो निर्गत किरण भी ऊपर से नीचे जा रही है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जैसे आपकी इंसिडेंट रे जा रही है उसकी डायरेक्शन अलग है और निर्गत किरण इमर्जेंट रे की डायरेक्शन अलग है। दोनों की दिशा जो है वो अलग है, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट की, आपतित किरण और निर्गत किरण की। जबकि कांच की पट्टी में या रेक्टेंगुलर स्लैब में, ग्लास स्लैब में क्या हुआ था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, हाउ द रेनबो इज फॉर्म। तो यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ नहीं लिखा हुआ कि आप चित्र बनाइए, बट ये मैंडेटरी है, डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। और इस तरह से लेबलिंग कर देंगे एंड 1 2 3 डाल दीजिए, पहले ये प्रोसेस, फिर ये एंड एवरीथिंग यू हैव मेड क्लियर थ्रू डायग्राम। इस तरह जब आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इवन इट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स, सो दिस इज सफिशिएंट। जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इतना लिखना, इतना बनाना सफिशिएंट है, 3 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज डैश एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज डैश। तो क्या चीज जो है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, या आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड द वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। फाइन। तो 2 ब्लैंक्स हैं इसमें, दोनों में आपका सबसे जो पहले वाला तरंग जो ब्लैंक है उसमें आएगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम, और दूसरे ब्लैंक में वर्ड आएगा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो इस तरह से जैसे अभी हमने बोर्ड पे बनाना भी सीखा था कि प्रिज्म का विक्षेपण कोण क्या होता है, कि यदि प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण सीधा चली जाती, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से जो उसके रास्ते में डेविएशन आया है, उसका रास्ते से जो वो विचलित हुई है, उन दोनों रास्तों के बीच का जो कोण है दैट इज विचलन कोण। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। अच्छे से रिवाइज करिएगा, पिछले कंसेप्ट भी अपने क्लियर कर लीजिए, और यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ और हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए टॉपिक्स आएंगे इसमें, आप आगे इस चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम चश्मों की बात करेंगे कि किस नंबर का चश्मा है और वो कैसे हम पता लगाते हैं। जो ये चश्मे की दुकान वाले या डॉक्टर्स होते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि किस नंबर का चश्मा पहना है। सो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो कीप ऑन लर्निंग। गुड बाय, गुड लक।